ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए धीरेन्द्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र जी, कानून बनाने के तरीके और लॉ कमीशन जो सुझाव मांग रहा है, इसके बाद क्या होगा? दरअसल तरीके पर सवाल उठाए जा रहे हैं, टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो टाइमिंग पर तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन तरीके पर हमारे दर्शकों को बताइए कि जो तरीका अख्तियार किया जा रहा है, किसी भी कानून को बनाने का यही तरीका है? और इतना बड़ा अगर बदलाव होने जा रहा है देश में, तो इसी तरीके से ही बदलाव होगा ना, या इसके इतर भी विपक्ष की उम्मीदों के आधार पर कुछ बदलाव किया जा सकता है? देखिए, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देना चाहूंगा। जहां तक टाइमिंग की बात है, तो जब आजाद हुए हमारे देश को 75 साल बीत चुके हैं, और हमारा नीति निर्देशक तत्व अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 44 में इसे व्यवस्थित किया गया है, और नीति निर्देशक तथ्यों को रखने के पीछे मंशा यही थी कि उन्हें लागू किया जाए। मंशा ये नहीं थी, अंबेडकर जी ने कहीं ये नहीं कहा कि इसे लागू नहीं ही करना है, बल्कि उन्होंने कहा कि यह सही समय नहीं, और सही समय आएगा तो इसे लागू किया जाना चाहिए। तो आखिर 75 साल में आखिर कभी ना कभी तो किसी ना किसी सरकार को स्टैंड लेना होगा। तो टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, सरकार का लेकर के इससे कोई मुद्दा नहीं है, लेजिस्लेचर का मैटर है। सरकार के जहां तक एग्जीक्यूटिव की बात है, राजनीति की बात है, तो उसे अलग तौर पर देखा जाना चाहिए और लॉ को अलग तौर पर देखा जाना चाहिए। दूसरी बात है लॉ पास करने की, तो यहां पर लॉ कमीशन को व्यवस्थित किया गया, और लॉ कमीशन सबसे रिकमेंडेशन ले रही है। उसके बाद लॉ कमीशन जब रिकमेंडेशन को व्यवस्थित कर लेगी, तो एक व्यवस्थित ड्राफ्ट अपनी सरकार को देगी, जो कि लेजिस्लेचर के रूप में है। लेजिस्लेचर उसके बाद वहां पर प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन होगा। दोनों सदन इसमें अपने अपने मुद्दे रखेंगे, पक्ष विपक्ष सबकी राय ली जाएगी, और उसके बाद कोई कानून पास होगा। एज सच नहीं है कि किसी से कोई राय नहीं ली जाएगी, या किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी बात ना रख सके। विपक्ष को भी उतना ही अधिकार मिलेगा जितना कि पक्ष को अधिकार मिलेगा अपनी बात रखने का। तो ऐसी सिचुएशन में ये कहना कि ये अपने तरीके से पास कर रहे हैं या इसमें कुछ अलग किया जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि यहां पर और सामाजिक सामंजस्य को बनाने के लिए धर्म गुरुओं की बात की जा रही है, अन्य धर्मों के जो अधिष्ठाता हैं, जो अन्य धर्मों में उलेमा हैं, उनकी भी बात की जा रही है। उनको भी इंक्लूड करिए, उनके भी सुझाव लीजिए। तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि लेजिस्लेचर इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। वो चाहता है कि इस बात को लेकर के कोई विवाद ना हो, और जो महिलाओं की स्थिति है, जिस जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, जब हम अनुच्छेद 14-15 की बात करते हैं, उसे लागू करने की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं के रेफरेंस में भी उसे धरातलीय स्तर पर लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई केसेस में, शाहबानो का केस ले लीजिए, सरला मुद्गल का केस ले लीजिए, कई केसों में कहा है कि अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट भी कहता रहा है कि यूसीसी लाइए, और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संबोधन में कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। चर्चा बेहद जरूरी है, क्योंकि यूसीसी एक बहुत बड़ा बदलाव देश में लाएगा, देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जस्टिस सिस्टम को लेकर के भी जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें भी बहुत ज्यादा बोझ है वहां पर, क्योंकि मामले अलग अलग पर्सनल लॉ के होने की वजह से बहुत सारे मामले जो हैं वो पेंडिंग में है। इन सब के बीच अब यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और समर्थन में धीरे धीरे करके केंद्र सरकार को और यूसीसी को कम से कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यूसीसी कब देश में आएगा, वाकई आएगा, कितना वक्त लगेगा, इसे लेकर के थोड़ा और इंतजार कीजिए, क्योंकि देश 73 साल से इंतजार कर रहा है। फिलहाल यूक्रेन छोट से ब्रेक के लिए आप बने रहिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।